दुल्हन बनी बैठी तबस्सुम अपने आप पर बहुत नाज कर रही थी और आज के दिन के हिसाब से बहुत अच्छे से तैयार भी हुई थी। वह अपने शौहर की तारीफ के इंतजार में बैठी थी। समीर खान उसे देखकर अपना दिल हार बैठेगा, मगर उसे क्या पता था कि आज की रात उसके ख्वाबों का ताजमहल जमीन पर ढेर होने वाला है। और यह रात इस कदर भयानक होगी कि उसे अपने वजूद से भी नफरत हो जाएगी। आने वाले खूबसूरत पल की बेचैनी उसे गुदगुदा रही थी कि तभी समीर खान के कदमों की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, तो वह दिल की धड़कनों को संभालती सीधी होकर बैठ गई। चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट उभरी थी। दिल की धड़कनें अलग शोर मचा रही थी। हाथों की हथेलियां पसीने से भीगने लगी थी। समीर खान बिना किसी लाज के दरवाजा बंद करते उसके सामने आकर बैठ गया और एक नजर उसके सजे हुए हुलिये पर डाली। लेकिन आगे जो बोला था, तबस्सुम का दिल धक से हुआ था। उसके बोलने के अंदाज में बेतहाशा नफरत थी। ये तुमने इतना बड़ा घूंघट क्यों निकाला हुआ है? जाओ उठो। उसने बेदर्दी से उसका घूंघट उलट दिया था। चेहरे पर नागवारी सजाए उसे ही देख रहा था और यह सब देखकर तबस्सुम का दिल कई टुकड़ों में बट गया था, जो बल नाजुक एहसास से भरपूर होते हैं। वह उसके गुस्से और नफरत की नजर हो गए थे। उसके चेहरे पर देखकर समीर के दिल में कोई हलचल न हुई थी, न ही उसकी तैयारी पर कोई तारीफ। जुमला उसने कहा था, वह बस पत्थर बनी हैरानी से उसके चेहरे को देख रही थी। लेकिन वो तो उसकी हैरानी को नजरअंदाज करते अपनी नफरत और गुस्से में जल रहा था। जाकर चेंज करो। मुझे ये ड्रामेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं, और सुहागरात में लड़की का झिझक कर बैठना भी बिल्कुल पसंद नहीं। लड़कियां बेवकूफ तो नहीं होती कि आज की रात क्या होगा। वह सब जानती हैं, फिर इस तरह शर्मा कर बैठने की क्या जरूरत है? उसकी आवाज पर वह होश में आई थी, अपना सर झुका गई कि एक और जुमला उसके कानों में टकराया। ये शर्माना, झिझक, घूंघट निकालना, ये सब फिल्मों ड्रामों में होता है। हकीकत की जिंदगी में इन चीजों की कोई अहमियत नहीं है। मेरे लिए एक बीवी हो, महबूबा नहीं कि इतनी अदाएं दिखाओ। समीर खान की कड़वी बातों से वो दहल कर रह गई थी। इतने संगदिल इंसान के साथ वह अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी, ये सोचकर ही वह डर के मारे कांप उठी थी। उसने सुना था कि कुछ मर्द सख्त होते हैं कि बीवियों की जिंदगी को जहन्नम बना देते हैं। शायद उसकी जिंदगी भी ऐसे ही जहन्नम बनने वाली थी, पर उसने कहाँ सोचा था कि समीर खान सख्त होने के साथ साथ बेहद मगरूर भी है। उसे अपनी खानदानी इमारत का ही नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती, अपनी शानदार पर्सनालिटी का भी बहुत ज्यादा गुरूर था। इसीलिए उसने अपनी बीवी के हुस्न के बारे में एक शब्द भी कहना गवारा न किया। वह अपना भारी लहंगा संभालती बेड से उठी और बाथरूम की तरफ जाने लगी। उसे उम्मीद थी कि शायद समीर खान उससे कोई तो बात करेगा, मगर ऐसा ना हुआ। वह बाथरूम में गई, दरवाजा बंद ही कर रही थी कि समीर ने पीछे से दरवाजे को धक्का दिया और एक इनब्बल उसको थमा दिया। वह नसमझी से उसको देख रही थी, यह पहनकर बाहर आना। मुझे किसी भी तरह का कोई नखरा दिखाने की जरूरत नहीं। वो उसे धमका रहा था, या फिर उसका यह अंदाज था प्यार जताने वाला, उसे समझ ना आया। वहां में सर हिलाती दरवाजा बंद कर गई। अपना लहंगा बदलने के बाद जब तबस्सुम ने उन कपड़ों पर नजर डाली, तो एकदम शर्म के मारे पानी पानी हुई थी। वो बहुत छोटी सी ड्रेस थी जो उसके घुटनों तक आती थी, तब मुश्किल से वह ड्रेस पहन पाई। बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। ये ड्रेस नीले रंग की थी और अपने आप को शीशे में देखकर वो खुद को सरने लगी थी। बेशक वो एक गंदम रंग की लड़की थी, मगर नए नक्श ऐसे थे कि उसकी खूबसूरती देखकर कोई यह नहीं कहता था कि वह आम सी लड़की है। वो धड़कते दिल की धड़कनों को संभालती बाथरूम से नंगे पैर धीरे धीरे कदम उठाती समीर खान की तरफ बढ़ी थी, तो समीर उसे सर से लेकर पांव तक देखकर रह गया। एक पल के लिए तबस्सुम को लगा कि शायद समीर खान के दिल में वह उतर चुकी है, मगर ऐसा नहीं था। उसे देखते ही वह तंजिया हंसना शुरू हो गया। हंस हंस कर उसका बुरा हाल हो गया था। तुमने तो अपने आप को पाउडर लगाकर बड़ा खूबसूरत और गोरा बना लिया था। यही बात तो मुझे तुम जैसी लड़कियों की पसंद नहीं। 1 किलो मेकअप करने के बाद काली की काली लड़की भी गोरी लगती है, मगर तुम वह। फिर हंसा था। तुम तो बिल्कुल ही बदल गई हो। मेकअप से पहले तुम सुबह जैसी रोशन थी और अब तुम काली रात लग रही हो। और अपनी सूखी मिर्च जैसी टांगे तो देखो। वो उस पर तंज करता हंसकर उठकर खड़ा हुआ था और अपना कोट
वापस अपने कंधों पर चढ़ाते बेजार से उसकी तरफ देखकर बोला, क्या यार मेरी सारी रात खराब कर दी तुमने? मुझे तो पता ही नहीं था ममा ने इतनी फिजूल लड़की चुनी है। मेरे लिए उन्हें पता भी है मैं खुद कितना खूबसूरत हूं, उसके बावजूद पता नहीं तुम जैसी लड़की को मेरे माथे लाकर क्यों डाल दिया। मैं तो तुम्हारे साथ एक पल भी गुजारा ना करूं। पूरी रात तो बहुत बड़ी बात है और तुम अपना हुलिया देखो और अपना जिस्म देखो, सूख कर कांटा हो। सूखी टहनी से ज्यादा कुछ नहीं अफसोस कर रहा था, जबकि तबस्सुम बेयकीनी से उसके चेहरे को देख रही थी। उसका खड़े रहना मुश्किल हो गया था, लेकिन वह अपने आंसू पीती उसकी बातें सुन रही थी। मुझे तो भरी भरी गुदाज लड़कियां पसंद है, जिनकी खूबसूरती, जिनके भरे भरे फिगर को देखकर अंदाजा हो कि यह औरत है। जोर से दरवाजा बंद करता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि तबस्सुम सख्ती से बाहर आई थी। उस पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में इससे ज्यादा बेइज्जती कभी नहीं हो। कमरे को अंदर से कुंडी लगाकर वह बेड पर बैठकर रोने लगी। उसे समीर खान से इस हद तक की उम्मीद नहीं थी। इतनी तो खूबसूरत हूं, वो आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। खूबसूरत कांच जैसी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें, खूबसूरत घने काले बाल, ऊंची लंबी नाक, हल्का गंदम रंग जिसमें हल्का गुलाबीपन शामिल था। बेशक वह बहुत गोरी चिट्टी खूबसूरत ना थी, शरीर भरा हुआ नहीं था, लेकिन फिगर अच्छा था। उसे याद आया, जब वह पढ़ती थी तो कॉलेज में कितने ही लड़के उसकी तरफ खूबसूरती के दीवाने हुए थे। उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसने कभी नाजायज कदम नहीं उठाया था। उसे यह सब करना गुनाह लगता था। उसकी सहेली कहती कि देखना तबस्सुम, तुम्हारा शौहर तो तुम्हारी आंखों में डूबकर उभर ही नहीं पाएगा। और वह दिल में नए एहसास को जन्म देती अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में सोचती हुई गुम हो जाती। उसने अपना आप सिर्फ अपने होने वाले शौहर के लिए संभाल कर रखा था, और आज उसके शौहर ने ही उसे धिक्कार दिया था। वो रोते हुए दोबारा बेड पर बैठ चुकी थी। क्या मैं बदसूरत हूं? वह अपने हाथ पांव गौर से देखने लगी तो अब उसे अपना आप वाकई बुरा लगा था। वह खुद को समीर खान की नजर से देख रही थी और अब खुद को कोस रही थी। मैं काली हूं, काश मैं भी गोरी होती तो शौहर की नजर में उतर जाती। वह अपने रब से शिकवा कर रही थी, उस रब से जिसने हमेशा अच्छे से अच्छा देने का दावा किया है। अपने बंदे से आंसू बड़ी बड़ी आंखों से बहकर गालों पर आए थे, ए खुदा जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। तू खुद उन्हें बना है, फिर पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे ऐसे इंसान के लिए बना दिया जिसे मैं पसंद ही नहीं। उसने वह नाइट सूट उतारा और अपना सादा ऐसे सूट पहनकर वजू किया और अपने रब के सामने सजदा रेज हो गई। उसे लगा था आज की रात अगर उसने अपने रब के हुजूर ना गुजारी तो टूट कर बिखर जाएगी। वह कितनी ही देर अपने रब के हुजूर बैठी रोती रही। वह न चाहते हुए भी अपने रब से शिकवा कर रही थी। उसे कभी ऐसी उम्मीद तो न थी अपने रब से। वह जाए नमाज पर बैठे बैठे ही सो गई थी। सुबह सकीना बेगम औरतों की महफिल में बैठी अपनी बहू को इस घर में खुशामदीद कहने के लिए तैयार थी। खीर में उसका हाथ हलवा कर बाकायदा घर के कामों की शुरुआत अगले दिन से ही कर दी गई थी। सकीना बेगम बड़ा मीठा बोलती थी, लेकिन बहू के मामले में उनका रवैया एकदम अलग था। उसके कमरे से आते ही पहली बात उन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछी थी। तुम पसंद तो आई समीर खान को? उनके सवाल के जवाब में वह सर झुकाए खड़ी थी। मैं कुछ पूछ रही हूँ। समीर तुम्हारे करीब आया था ना? रात को वह बेचैनी से पूछ रही थी। वो मुझे जल्द से जल्द पोता चाहिए। वह बहुत सुकून से बोली, देख रही हो बाहर कितनी औरतें बैठी हैं। सकीना बेगम ने तबस्सुम को दिखाया तो तबस्सुम ने उनकी आंखों में देखा था। इस हवेली को सिर्फ एक पोते की चाह है जो तुम्हें हर सूरत देना होगा। और तबस्सुम को ऐसा लगा कि उसकी पूरी दुनिया घूम गई। वह खुद को जमीन में धंस महसूस कर रही थी। कैसे दलदल में फंस गई थी वह। सकीना बेगम खुद अपने बेटे के हर अच्छे बुरे काम से वाकिफ थी, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने उसकी शादी एक ऐसी लड़की से की जो कि उनके बेटे की उम्मीद पर पूरा नहीं उतरती थी। वरना उन्हें अपने बेटे की एक एक हरकत का अंदाजा था, तो फिर उसकी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? क्या वो एक खिलौना थी जिसे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए लाया गया था? तबस्सुम अपने शौहर के सामने तो सर झुकाकर खामोश हो गई थी। उसके रवैये का जवाब नहीं दिया था, लेकिन सकीना बेगम के ऐसे रवैये पर खामोश न रह सकी।
मैं आपको कैसे पोता दूं? आपका बेटा तो मेरे करीब ही नहीं आया, उसने मुझे छुआ तक नहीं। नबी बख्श को जवाब देने के बाद उसे अंदाजा था कि सकीना बेगम जवाब में कुछ कड़वा ही बोलेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ था। बल्कि सकीना बेगम गहरी सोच में डूब गई थी। तभी क्षण से गिलास टूटने की आवाज आई थी। वो चौंकर पीछे घूमी तो देखा वहां समीर खान खड़ा सख्त गुल्ली निगाहों से उसे घूर रहा था। उसका गुस्सा देखकर तू बस समझ गई कि अंदर होने वाली सारी बातें वह सुन चुका है। उसे अपने पीछे आने का इशारा करता समीर खान सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे में पहुंचा तो एक नजर सोचो में डूबी सकीना बेगम को देखते डरते डरते वह उसके पीछे गई थी। कमरे में पहुंची तो वह खामोशी से सर झुका गई। लेकिन समीर खान तो आज अलग ही मूड में था। वह गुस्से के मारे एक एक गुलदान उठाकर जमीन पर मारता अपना गुस्सा निकाल रहा था। तबस्सुम ने दबी दबी आवाज में समीर खान को समझाना चाहा। क्या हो गया है आपको? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? समीर खान और गुलदान उठाकर नीचे फर्श पर मारते उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजू को दबोचा। तबस्सुम को समीर खान की उंगलियां अपने बाजू में धंसती महसूस हुई। वो उसके पास आकर गुस्से से दहाड़ा, ज्यादा अनजान मत बनो। तुम बेशर्म घटिया लड़की, तुम्हें मैंने अपने बिस्तर में आने की इजाजत नहीं दी तो तुम जाकर मेरी माँ के सामने आंसू बहाओगी कि मैंने तुम्हें बीवी वाला हक नहीं दिया। अभी दिन ही कितने हुए हैं तुम्हें यहां आए हुए कि तुम्हें अपना हक लेने की पड़ गई। और अपना हुलिया देखो तुम अभी मुझे सिर्फ एक मासी लग रही हो। तुम तो मुझे दिन में अच्छी नहीं लगती तो रात में कैसे लगोगी? तुम्हारा यह काला चेहरा देखकर मेरा दिल ही हट जाता है तुम्हारी तरफ से। लेकिन लगता है तुम्हें मेरी माँ से फ्री होने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है। मेरे बेडरूम की बातें, जो कमरे तक रहनी चाहिए, तुमने जाकर मेरी माँ को बता दी। मेरी इमेज उनकी नजरों में खराब कर दी। मैं अपनी माँ को कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो यह भूसा भरा हुआ है ना, इसे साफ करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो उसे पीछे की तरफ धकेल कर बोला। वह संभलने की कोशिश करती दरवाजे के पास पड़े सोफे को सहारा ले गई थी, वरना वह जमीन पर ही गिर जाती। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह में क्या देख रही हो? दफा हो जाओ। यहां से उसे जमा खड़ा देखा तो फिर से दहाड़ा था। उसके गुस्से से कहने पर वह पलटी, आंखों में आंसू आने को तैयार थे। समीर खान को उसकी खामोशी और भी गुस्सा दिला रही थी। उसने उसे झिंझोली वार के साथ लगाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अगर दोबारा मैंने सुना कि तुमने मेरी माँ को कोई बात बताई है तो मैं तुम्हें सीधा लफ्ज कहकर इस घर से निकाल दूंगा, अपनी जिंदगी से भी निकाल दूंगा। मुझे इस बात से कोई डर नहीं। अगर तुमने अब एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो मैं खुद अपनी माँ को साफ साफ बता दूंगा कि जो लड़की मुझे पसंद ही नहीं, मैं उसे उसका हक क्यों दूं? उसके करीब रीब क्यों जाऊं? उसकी पकड़ इतनी सख्त और रवैया इतना काटदार था कि उसकी आंखों से आंसू गालों पर फिसल पड़े थे। लेकिन उसे परवाह कहाँ थी। वो एक नागवार नजर उसके चेहरे पर डालता झटके से कमरे से बाहर निकल गया था। कितना संगदिल इंसान था, कितना बेहिसूस के दिल में अपने इस पाक रिश्ते के लिए कोई जज्बात न थे। जितना वह इंसान देखने में खूबसूरत हैंडसम था, उतना ही बेदर्द था। अब तो वह जान गई थी उसे अपने ऊपर होने वाले हर जुल्म और बेइज्जती के बारे में किसी को नहीं बताता ना, यहाँ तक कि खुद अपनी सास को भी नहीं। मगर समीर खान समझ गया था कि उसका बुझा बुझा चेहरा देखकर उसकी माँ को शक हो जाएगा। वो कुछ सोचता हुआ घर से निकलता चला गया। शाम को अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए समीर खान गजरे लेकर तबस्सुम के करीब आया था और उसे पहना दिए। उस वक्त वह शाम की चाय लेकर किचन से बाहर आई थी। अपनी माँ की तरफ देखकर बोला, मम्मा, आपकी बहू को घुमाने फिराने ले जाऊं? उसे अपनी बीवी कहने के बजाय माँ की बहू कहा, जिससे साफ जाए था कि वो उसे सिर्फ अपनी माँ की वजह से बर्दाश्त कर रहा था। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। सकीना बेगम, जो सुबह उसकी हालत जान चुकी थी, समझ गई थी उन्हें अपने बहू और बेटे को वक्त देना है ताकि वह एक दूसरे के करीब आ सके। मगर वह क्या जानती थी कि आज की रात फिर उसके लिए कयामत होने वाली है। बाहर उसे एक शानदार खाना खिलाने के बाद समीर खान एक बड़े से फ्लैट के सामने ले गया था और उसे अंदर आने को कहा। यहाँ आकर बैठ जाओ और ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो। अच्छा ऐसा करो,
अंदर जाकर किचन में 2 कप चाय बना लो, कहता हुआ वह कमरे में चला गया। वह खामोशी से उठी और किचन में घुस गई। थोड़ी देर बाद वो चाय बनाकर आई तो खुद भी उसके सामने बैठकर चाय का कप उठाने लगी। तुम्हें चाय पीने के लिए नहीं कहा? समीर ने कहा तो तबस्सुम ने हैरत से उसे देखा। मगर यह दूसरा कप, किसके लिए दूसरा कप? सानिया के लिए है। वह 2 मिनट में आ रही है। वो कंधे उचका कर चाय के कप को होठों से लगा गया था। का कौन सानिया? हैरत में डूबी आवाज आज समीर खान के कानों से टकराई। सब्र करो, तुम्हें अभी पता चल जाएगा कि मुझे कैसी औरतें पसंद हैं। आज तुम्हें सानिया को देखकर अंदाजा हो जाएगा। यह कहकर वह मुंह मोड़ गया था। हैरान और परेशान वो उसके चेहरे को देखने लगी। वह सोचे बैठी थी कि आज अपने शौहर के साथ एक शानदार शाम बिताएगी। शायद समीर का दिल उसके लिए बदलने लगा है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सर पर कयामत टूटने वाली है। इन्हीं सोच में गुम थी कि खुशबू के एक तेज झोंके के साथ सानिया दरवाजा खोलती अंदर दाखिल हुई थी। उसे देखकर उसके होश उड़ गए थे। इतनी खूबसूरत, हसीन, लंबे कद वाली, भरे भरे जिस्म की मालिक, गोरी रंगत लड़की उसने सिर्फ फिल्मों में ही देखी होगी। उसे देखकर किसी फिल्मी हीरोइन की याद आती थी। बड़ी खूबसूरती से बने हुए सिल्की बाल हवा में लहराते वह एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। वह उसके सामने आकर बैठी तो उसे अपना आप अब बदसूरत लगने लगा था, जिसे आज तक उसने कभी बुरा नहीं समझा था। उसे तो यही लगता था कि आम लड़कियों का यही रंग रूप ऊप होता है। मगर वह 5 फीट 8 इंच की लंबी और हसीन लड़की उसके सामने खड़ी उसे यह एहसास दिला रही थी कि वो बदसूरत है। उसके सामने बैठे समीर खान ने सानिया को तारीफ नजरों से देखा था। फिर उसकी कमर में हाथ डालता उसे अंदर बेडरूम में ले गया। वह समझ चुकी थी आज उसका शौहर उसके सामने ही किसी और की बाहों में रात गुजारने वाला है। सानिया भी बेशर्मी से चलती उसके साथ बेडरूम तक गई थी और फिर दोनों के हंसने बोलने की आवाजें उसके दिल को चीरने लगी थी। वह बैठी आंसू बहाती अपने नसीबों पर अफसोस करने लगी। क्या गरीब होने के साथ साथ उसे अपने शौहर की नज़र में बदसूरत होने का गम भी मिलना था। उसे यह तो पता था कि वह एक गरीब घर में पैदा हुई, मगर आज एक अमीरजादे से शादी करके उसे अंदाजा हुआ था कि वह सिर्फ गरीब नहीं, बदसूरत भी थी। अमीरजादों को बेपनाह खूबसूरत लड़कियां पसंद आती हैं। आम खूबसूरती उनकी नज़र में कोई मायने नहीं रखती। उन्हें कमरे में गए 3 घंटे हो गए थे। वह 8 बजे फ्लैट में आए थे और रात के 11 बज रहे थे। बैठे बैठे उसकी कमर अकड़ गई थी। इन 3 घंटों में उसे अपने आप से, अपने वजूद से, इस पूरी दुनिया से नफरत हो चुकी थी। यहां तक कि समीर खान से भी बैठे बैठे उसे एहसास हुआ शायद इस सब में गलती किसकी थी। आम सी सूरत, फिर उसका हुलिया भी ऐसा खास नहीं था जो उसे कुछ अलग बना था। सामने पड़े बैग पर उसकी नजर गई तो उसे एहसास हुआ आखिर सानिया जैसी लड़कियां अपने आप को कैसे मेंटेन करती हैं कि उनका रूप, उनकी पर्सनालिटी ऐसे चमकती है। वह कम उम्र थी, लेकिन सानिया उससे लगभग 5 साल बड़े होने के बावजूद भी तरोताजा और बनी सबरी किसी भी मर्द को अपने ऊपर हावी करने के लिए मजबूर कर सकती थी। कुछ सोचकर उसने उसके बैग को खोला और अंदर पड़ी चीजें देखने लगी, जिनमें एक क्रीम थी। खोलकर देखते ही समझ आ गया था कि सानिया से इतनी खुशबू क्यों आ रही थी बैग के अंदर। और भी बहुत सारी चीजें थी जो खूबसूरती और बनाव श्रृंगार का सामान थी। वो बैग को देखने में बिजी थी कि कमरे का दरवाजा खटके से खुला और सानिया थकी थकी सी बाहर आई थी। तबस्सुम को देखते ही सानिया के हाव भाव बदले थे। वो गुस्से से तबस्सुम की तरफ बढ़ी और उसके हाथ से अपना बैग छीना। ये क्या कर रही हो तुम? किसी के बैग में झांकना कितनी बुरी बात है, सही कहता है समीर कि उसकी माँ ने उसकी शादी बिल्कुल ही गवाह लड़की से कर दी है। वो उसकी तरफ नफरत से देखकर पुकारी थी। समीर की बीवी चोर भी है, मुझे नहीं पता था। समीर के बाहर आते ही उसने अपने अंदाज बदले और हल्के फुल्के मजाक अंदाज में बोली थी, मैं चोर नहीं हूं। चोर तो तुम हो जिसने मेरा शौहर मुझसे चुरा लिया। कैसे बर्दाश्त करती? वह बिना जवाब दिए न रह सकी। समीर के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी, क्योंकि आज वह खुद को पूरा महसूस कर रहा था और अपनी बीवी की इस जलन से मजा भी ले रहा था। मैं चौ नहीं हूं, बल्कि तुम एक मानसी हो। तुम जैसी जाहिल गवार और बदसूरत लड़की के सामने मैं कुछ भी बोलकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। मुझ में कुछ खास है, इतनी खूबसूरत हूं
कि तुम्हें छोड़कर वह खुद मेरे पास आया था। जाहिर सी बात है, अगर शहद खुला पड़ा होगा तो शहद की मक्खियों के साथ साथ गंध पर बैठने वाली मक्खियां भी आएंगी, तो तुम अपने शौहर को गंध पर बैठने वाली मक्खी कह रही हो? वह बनावटी हैरानी से समीर को देखकर बोली। समीर के माथे पर भी बल पड़े थे। वह अब गुस्से से तबस्सुम के चेहरे को देखने लगा। बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो मैडम। शायद मैंने अपने शौहर को कहा है और मैं शहद की ही मक्खी हूं और तुम गम पर बैठने वाली मक्खी समझी। वो पल में ही सानिया को लाजवाब कर गई थी और सानिया के तो पूरे बदन में आग लग चुकी थी। बहुत हो गया समीर, मैंने अपनी बहुत इंसल्ट बर्दाश्त कर ली। अब अगर इस मासी को साथ लेकर आए तो मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे पास आऊंगी। अगर मेरे पास आना चाहते हो तो इस मासी को घर छोड़कर आना, वरना मैं तुम्हारे साथ अपनी कीमती रात बर्बाद नहीं करूंगी। अपनी शर्ट के बटन बंद करती वह नफरत से दांत पीस अपना बैग लेकर फ्लैट से बाहर निकल गई थी, जबकि समीर वहीं हाथ बांधे खामोश था। चेहरे पर साफ लापरवाही थी। तबस्सुम ने एक नजर उठाकर उस इंसान को देखा था जो अभी अभी किसी और की बाहों में अपना समय गुजारकर कमरे से बाहर निकला था। उसे उस इंसान से नफरत महसूस होने लगी थी। अपनी आंखों के आंसू पहुंचते उसने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए थे कि समीर ने लपक कर उसको बाजू से पकड़ा था, लेकिन उसने झटके से अपना बाजू छुड़ाया और अपने आंसू साफ करती हुई बोली, मैंने तो सुना था कि शौहर अपनी बीवियों को अपनी गैरत समझते हैं, लेकिन शायद मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी गैरत नहीं हूं। अगर गैरत होती तो वह लड़की जो मेरे ही सामने तुम्हारी बाहों में रहकर एक गुनाह करके कमरे से बाहर आई थी और तुम्हारी आंखों के सामने मुझे मासी कहकर चली गई, ना चाहते हुए भी मुई से वह शिकवा कर गई थी, यह जाने बिना कि आखिर वह समझता क्या था। उसे एक मामूली सी चीज जिसकी उसकी नजर में कोई अहमियत नहीं। पागल हो तुम। मैं उसे क्यों कुछ कहूंगा? वो मेरी रातें रंगीन करती है, मेरी खुशी का जरिया है, और मैं उसको कह दूं कि मुझसे दूर रहो? तुम जैसी बद की पोटली के लिए हरगिज नहीं। दोबारा अपने मुंह से ये शब्द मत निकालना। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, उसके सामने इस बात का भरम रखा कि तुम मेरी माँ की बहू हो, वरना मैं तुम्हें बताता। और अब ड्रामा बंद करो, घर जाकर रोने धोने की जरूरत नहीं। यह कहकर वह अपनी शर्ट के बटन खोलता नहाने के इरादे से बाथरूम में घुस गया, जबकि तबस्सुम के अंदर एक नफरत का एहसास भर गया था, जो अपने पाक पवित्र रिश्ते को छोड़कर बाहर गंध में मुंह मानने का आदी था। हलाल होने के बाबा दूध हराम को मुंह लगाने का आदी था तबस्सुम का। दिल चाहा उस इंसान को कहीं फना कर दे, तबस्सुमा कर दे, या खुद ही फना हो जाए, लेकिन अपने शौहर की खिदमत करना तो उसी के जिम्मे था। इसलिए उसके कहने पर उसने उसके कपड़े निकालने कमरे में चली गई। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, दिल में बेचैनी थी। वह नहाने चला गया था और उसने वजू किया और वही नमाज पढ़ने के इरादे से जाए नमाज बिछा ली। समीर कमरे में दाखिल हुआ तो उसे जाए नमाज पर खड़े देखकर एक नजर घड़ी पर डाली। वह अपने कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चला गया था। जब वहां से तैयार होकर आया वो तब भी जाए नमाज पर खड़ी थी। वो आराम से बेड पर जाकर लेटकर अपना सर दबाने लगा। तबस्सुम उठी और अपने आंसू साफ करती जाए नमाज तय करने लगी। वो कुछ थका थका सा लग रहा था। समीर को लगा ये थोड़ी सी थकावट है, लेकिन वह जल्दी ही बुखार के लपेटे में आग चुका था, जबकि तबस्सुम वही सोफे पर अपना तकिया रखकर लेट चुकी थी। खिड़की से चांद की रोशनी छन छन कर आ रही थी। चांद अपने पूरे आबोताब से चमक रहा था। समीर ने जरा सा सर उठाकर उसकी तरफ देखा। सुनो, मेरे लिए सूप बनाकर लाओ। उसकी भारी गंभीर आवाज सुनकर वह चौंकी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। समीर खान को ना जाने क्यों उसकी चुप्पी गुस्सा दिलाती थी। वह सर झटक उठा और बैट के किरान से टैक लगाकर बैठ गया। वो लाख नफरत के बावजूद भी समीर से मुंह नहीं मोड़ पा रही थी। वह एक हिंदुस्तानी बीवी थी और हिंदुस्तानी बीवियां अपने शौहर की खिदमत करना अपने ऊपर फर्ज समझती हैं। वो उसके लिए सूप बनाकर ले आई थी। अगले दिन वो लोग घर वापस आ गए थे, लेकिन समीर खान का बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। समीर खान की देखभाल करती, उसे दवाइयां देती, टाइम पर खाना भी देती, सूप बनाकर देती और फिर सकीना बेगम के पास चली जाती। उस वक्त भी वह अपनी ही सोच में गुम सूप बाल में डाल रही थी कि सकीना बेगम किचन में दाखिल हुई। तुम बस सूप बनाती रह जाना,
अपने शौहर के करीब भी जाया करो, उसे खुश करो। अब रात हो गई है, जाओ कमरे में और बाहर मत आना मुझे। तुम्हारी कोख से अपने खानदान का वारिस चाहिए। सकीना बेगम की बच्चे वाली रट सुनकर तबस्सुम को अपनी माँ की बातें याद आई थी। औलाद बड़े से बड़े बिगड़े इंसान को सीधा कर देती है। वह कुछ सोचती अपने कमरे में चली गई थी। वह अपना घर बनाना चाहती थी, बिगाड़ना नहीं चाहती थी। अगर समीर बच्चों की जिम्मेदारियों में पड़ जाए तो शायद सुधर सकता था। यही सोचकर उसने इरादा किया था कि वह समीर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, उसे एहसास कराएगी कि मैं उसकी जायज बीवी हूं। तुबा कमरे में आई तो वह बेड के किराव से टेक लगाए बैठा था। वो उसके पास आकर बैठी, आप कहे तो मैं आपका सर दबा दूं। लेकिन समीर खान खामोश रहा। उसकी खामोशी साफ थी कि हाँ, तो वह खुशी से हल्के हल्के उसका सर सहलाने लगी। काफी देर तक वह उसका सर दबाती रही तो समीर ने अपनी आईब्रो उकाई। अचानक ही तबस्सुम का हाथ समीर को अपने हाथ पर महसूस हुआ तो समीर ने अपना हाथ झटका था। मेरे करीब आने के बारे में सोचना भी मत। तुम बस एक बहू की हद तक ठीक हो। मेरा दिल तुम पर कभी नहीं आ सकता। मैं एक बार भी तुम्हारे करीब नहीं आगा, क्योंकि मेरी पसंद इतनी खराब नहीं है कि तुम जैसी लड़की को अपनी कुर्बत दूं। अगर तुम दोबारा भी पैदा हो जाओ ना, तब भी तुम सानिया जैसी खूबसूरत नहीं हो सकती। उसकी बात सुनकर तबस्सुम को अपने दिल में टीस उठती महसूस हुई थी। अपने जायज रिश्ते से किसी और का जिक्र सुनकर वह टूटकर बिखर गई थी। मगर वह रोई नहीं थी। वह खुद पर बर्दाश्त करके उठी और कमरे से बाहर निकल गई। अब आंसू बह पड़े थे। अपने आंसू साफ करती किचन में आई और खुद को बिजी कर लिया। अब वो इरादा कर चुकी थी कि अब कभी वापस समीर खान के पास नहीं जाएगी। अगले दिन रात को जब वह कमरे में जाने लगी तो दरवाजे के लॉक पर हाथ रखते ही उसे समीर की आवाज सुनाई दी। तबस्सुम को अंदाजा हो गया वह गुस्से में है। वह किसी से गुस्से भरी आवाज में बात कर रहा था। अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मां बनो। तुम्हें अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए थी। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी किसी भी धमकी में नहीं आऊंगा। सामने से आती लड़की की आवाज काफी घबराई हुई लग रही थी। तबस्सुम के कान खड़े हुए। दूसरी तरफ उस लड़की की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तुम्हें क्या लगता है समीर खान कि मैं तुम्हारी हवेली में रहने वाली कोई मामूली तुम्हारी बीवी जैसी लड़की हूं जो तुम्हारी इन धमकियों में आ जाऊंगी? अगर तुमने मेरे बच्चे को कबूल न किया तो तुम्हारी इज्जत खाक में मिला दूंगी, तुम पर एफआईआर दर्ज करवा दूंगी। ये मत समझो मेरे जानने वालों में सिर्फ तुम हो। मेरे हाथ बहुत ऊंचे हैं। अगर तुमने मेरे साथ इस तरह की दुश्मनी मोल ली तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काब न रहोगे। समीर खान। और समीर खान चिल्लाते हुए उसे धमकियां देने लगा कि मुझे तुम्हारी किसी धमकी की परवाह नहीं, जो चाहे कर लो। और यह धमकियां सुहेल जैसे मर्दों को देना जो तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। समीर खान किसी से डरने वाला नहीं है। वो फोन काटकर कमरे में टहलने लगा। तबस्सुम गेट खोलकर अंदर दाखिल हुई, लेकिन समीर ने उस पर ध्यान ना दिया। वो उसके चेहरे को देख रही थी। वह जानती थी उसका शौहर सख्त परेशानी में है। उसे यह जानकर अजीब एहसास हो रहा था कि वह एक नाजायज बच्चे का बाप बनने वाला है। उसे अपने दिल में नफरत महसूस हुई थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह एक ऐसे इंसान से शादी कर चुकी है जो हद तक गिर गया था कि एक नाजा बच्चे को दुनिया में लाने का सबब बना था, और अब ऊपर से उस बच्चे को अपना भी नहीं रहा था। जबकि खुद तबस्सुम 7 पर्दों में रहने वाली, हर वक्त खुदा की इबादत करने वाली लड़की को ऐसा शौहर मिला था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो चुपचाप आंसू बहाती सोफे पर लेट चुकी थी, जबकि समीर इधर उधर टहलने के बाद अपने बेड पर आकर लेट चुका था। उस रात उस पर यह राज खुला था कि सानिया के साथ साथ उसकी कई और औरतों से भी संबंध है, और यह जानकर तबस्सुम का दिल किरच-किची हो गया था। कुछ ही देर में वह गहरी नींद सो गया था कि तभी तबस्सुम की नज़र उसके मोबाइल पर पड़ी थी, जो बार बार स्क्रीन पर मैसेज दिखाता स्क्रीन को रोशन कर रहा था। वह खड़े खड़े मैसेज पढ़ने लगी। निदा नाम से मैसेज रिसीव हो रहे थे। ये वही लड़की थी जो अभी थोड़ी देर पहले धमकियां दे रही थी कि अगर तुमने मेरे बच्चे को कबूल ना किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वह मैसेज कर रही थी कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं खुद को साबित नहीं कर सकूंगी तो मेरी जान डीएनए टेस्ट करवाऊंगी और तुम्हारी पूरी नस्ल को बर्बाद कर दूंगी। वह लड़की
बाजारी जबान में बातें करती समीर खान को धमका रही थी। वह थकी थकी सी सोफे पर जाकर बैठ गई। क्या वो उस बच्चे को अपनाए या फिर उसे ठुकरा देगा क्या? ये इंसान कभी मुझे अपनाए, और अगर अपनाए तो क्या मैं इसे अपना पाऊंगी? आंखों में आंसू साफ करते वो उस इंसान के चेहरे को देखने लगी। दुनिया भर की मासूमियां चेहरे पर सजाए वह सो रहा था, लेकिन अब उसे उसे घिन आने लगी थी। काश ये मुझसे दूर चला जाए, जहां इसकी परछाई भी मेरे ऊपर ना पड़े। तबस्सुम ने दिल ही दिल में दुआ की थी। वो नहीं जानती थी कुछ दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं, और तबस्सुम की यह दुआ भी बहुत जल्दी कबूल होने वाली थी। लेकिन किन हालात में कबूल होती? तबस्सुम को अगर एहसास हो जाता तो शायद वह कभी यह दुआ ना मांगती। वह आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। इससे पहले वह समीर को लुभाने की, उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करती थी, लेकिन अब उसका दिल मुर्दा हो चुका था। उसने टिश्यू पेपर से अपना मेकअप साफ कर दिया, सितारों से चमकती साड़ी उतारकर एक सादा सा सूट पहन लिया था। उसे अब अपने शौहर की कुर्बत नहीं चाहिए थी, और यह सब सोचने के बाद उसके दिल में एक सुकून सा उतर गया था। उसे तो यह महसूस होने लगा था कि अगर समीर खान ने उसे हाथ भी लगाया तो वह नापाक हो जाएगी, मगर सकीना बेगम को कहाँ चैन आने वाला था। सुबह हुई तो वह फिर से वही सवाल दोहराने लगी, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। अब तो वह यह भी नहीं कह सकती थी कि समीर उसके पास नहीं आता। वह खामोशी से बैठी रही तो सकीना बेगम ने यही समझा, शायद कोई मेडिकल इशू होंगे कि वह अभी तक मां नहीं बन पा रही थी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। डॉक्टर का नाम सुनते ही उसकी जान निकलने लगी थी, लेकिन अपने मुंह से सच भी नहीं कह सकती थी। खैर, सकीना बेगम के कहने पर चुपचाप तैयार हो गई। लेडी डॉक्टर ने उसे देखा, कहने लगी, आपकी बहू का चेकअप करके ही कुछ कह सकती हूँ। यह कहती हुई वह तबस्सुम को अपने साथ लेकर चली गई। चेकअप करने के बाद सकीना बेगम पर एक और खुलासा हुआ था। आप अपनी बहू को यहाँ मेरे पास क्यों लाई हैं? बल्कि आपको तो अपने बेटे से बात करनी चाहिए। इस बेचारी को तो यह भी नहीं पता कि पति पत्नी का रिश्ता कैसे बनता है। ये तो अभी तक कुंवारी है, और कुंवारी लड़की माँ कैसे बन सकती है? अफसोस हुआ मुझे आप पर। डॉक्टर ने सकीना बेगम को आईना दिखाया तो वह अपनी बहू को ही कसूरवार ठहराने लगी। तुम्हें मैंने 100 बार कहा है, अपने शौहर के करीब जाओ, उसको लुभा, उसे खुश करो, मगर तुम। सकीना बेगम डॉक्टर के सामने ही उस पर चढ़ दौड़ी। इसमें आपकी बहू की कोई गलती नहीं। सकीना बेगम, आपके बेटे को खुद उसके करीब आना होगा। लड़कियां इस मामले में शर्मीली होती हैं। आप अपने बेटे से बात करें। यह तो एक नेचुरल सी बात है कि मर्द पहल करते हैं, औरत नहीं, और यही कुदरत का कानून है। डॉक्टर के समझाने पर सकीना बेगम को कुछ अक्ल आई, और उन्होंने जाकर अपने बेटे से बात करने का फैसला किया। रात के 2 बजे लड़खड़ा आता हुआ वह अंदर आया था। वह समझ चुकी थी कि उनका बेटा अपनी नापाक रात गुजार कर घर आ रहा है। समीर, यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वह जैसा भी था, मगर अपनी माँ की इज्जत करना जानता था। जी मम्मा, बोलिए। वह नरमी से उनसे कुछ फासले पर खड़ा होकर बोला, बात यह है कि मैंने तुम्हारी शादी इसीलिए की कि मुझे इस हवेली का वारिस मिल जाए, लेकिन तुम हो कि अपनी बीवी के करीब ही नहीं जाते। मैं जानती हूँ वह तुम्हें अच्छी नहीं लगती। उसके कुछ कहने से पहले ही सकीना बेगम ने उसके दिल की बात कहकर उसके दिल का बोझ कुछ कम कर दिया था। लेकिन एक बार उसके करीब जाकर उसका हक तो अदा करो। कम से कम मुझे औलाद की खुशी तो दे दो। इतना तो कर ही सकते हो। अपनी माँ के लिए मैंने अपनी तरफ से बहुत देखभाल करके तुम्हारी शादी की थी, क्योंकि मैं हवेली के लिए एक बहुत अच्छी सुलझी हुई और समझदार शरीफ लड़की लाना चाहती थी। और तुम जानते हो ना, वो मेरी बचपन की सहेली की बेटी है। मरते वक्त उसने अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया था कि इसे हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखना, अपने समीर खान की बीवी बना लेना। मैं उस वक्त जज्बात में यह वादा कर चुकी थी, और इसीलिए अब इस वादे से मुकर नहीं सकती थी। मरने के बाद मैं उसे क्या मुंह दिखाऊं? इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी करवा दी। लेकिन अब मैं अपना वादा पूरा कर चुकी हूं, तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तुम बाहर भले कुछ भी करो, लेकिन कम से कम उसका हक देकर इस खानदान को, इस हवेली को बारिश तो दे दो। मैं भी खुश हो जाऊंगी, फिर तुमसे कुछ नहीं कहूंगी।
अपनी माँ के समझाने पर उसे गुस्सा आया था, जिसने एक बार फिर उसका पर्दा अपनी माँ के सामने खोलकर रख दिया था, मगर वह कुछ कह ना सका। सकीना बेगम ने उसे साफ बता दिया कि वह उसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। सारी हकीकत सुनने के बाद वह गहरा सांस लेकर रह गया था। उसने सोच लिया था कि आज वह जाकर उसे उसका हक देकर उसकी हसरत भी पूरी कर देगा, और जो उसकी माँ की ख्वाहिश थी वो भी। मगर अब तो वह पहले वाली तबस्सुम नहीं थी, जो अपने शौहर की संगत के लिए उसका दिल जीतने की कोशिश करती थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने अपना कोट उतारकर एक तरफ रखा था। वह सोफे पर लेटी हुई थी। उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसका दिल धक से हुआ था। वह जल्दी से उठकर खड़ी हुई। अगले ही पल समीर झटके से खींचकर उसे अपने करीब कर चुका था। चलो तुम्हें आज तुम्हारा हाकी दे दूं, जिसकी तुम्हें बड़ी हसरत है। चलो आज तुम्हें मोहब्बत की बारिश में भिगो दूं। उसकी आंखों में जुनून के लाल डोरे नाचने लगे थे। चेहरे पर खुमार के रंग छाने लगे थे। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे करीब आने का, अपना हक वसूल करने का। वो अपनी उंगलियों से उसके चेहरे के हर नक्श को छू रहा था, जबकि तबस्सुम को ऐसा लग रहा था कि उसके बदन पर चींटियां सी रिंग रही हैं, जैसे उसकी सारी गंदगी उसके बदन पर चिपक रही है। तुमने मेरी माँ को बताया कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आता, बिस्तर में अपने पास लिटा कर तुम्हें तुम्हारा हक नहीं देता, मेरे खिलाफ भड़काया है मेरी माँ को तुमने। अचानक ही उसने तबस्सुम के गालों को छूते हुए उसके जबड़े को अपनी मजबूत पकड़ में झकड़ा था और नफरत भरे अंदाज में बोला। अस्पताल वाली बात जानने के बावजूद वो उसे ही कसूरवार ठहरा रहा था, लेकिन अब तबस्सुम में हिम्मत आ गई थी। अब जब वह उसकी सारी हकीकत जान चुकी थी तो कैसे उसके करीब जा सकती थी। उसने एक झटके से उसके हाथ से अपने आप को दूर हटाया था और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे तुम्हारे करीब आने की, तुम्हारे इस बारिश को पैदा करने के लिए तुम्हारे गंदे खून की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक गिरे हुए घटिया इंसान हो जिससे मैं नफरत करती हूँ, और तुम्हारी हकीकत जानने के बाद मैं तुम्हारे करीब आना तो दूर की बात, तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करती। जबकि समीर खान तो हैरत से उस लड़की को देख रहा था जो आज एकदम शेरनी बन गई थी। कहाँ खामोश रहने वाली लड़की आज उसके सामने तन कर खड़ी थी। वह हैरान हुआ था कि आज उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। तुमने जिसके साथ नाजायज बच्चा पैदा किया है, वही बारिश लाकर अपनी माँ की गोद में डाल दो। मैं इतनी गिरी पड़ी नहीं हूं कि एक बदचलन बद किरदार इंसान की औलाद पैदा करूं। मैं तुमसे नफरत करती हूं। नापाक हो तुम मेरे करीब आए तो मैं भी नापाक हो जाऊंगी। वह गुस्से से दहाड़ती। आज दिल में सारा मौजूद गुब्बार दिल से निकाल चुकी थी, जबकि गुस्से के मारे मुस्कान का चेहरा लाल हुआ था। वह गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर चमकता रुस्तम का नाम देकर वो ना चाहते हुए भी मोबाइल उठाकर कान को लगा गया। हाथों की मुट्ठी खींचे वो गुस्से से तबस्सुम को ही देख रहा था। जल्दी अस्पताल पहुंचो, तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है। तुमने देर कर दी तो तुम और मुश्किल में फंस जाओगे। यह कहकर वह फोन काट चुका था। समीर खान परेशान हुआ। आखिर रुस्तम ने ऐसा क्यों कहा था। उसके कई लड़कों से संबंध थे और पता नहीं कौन अस्पताल पहुंच गया है, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। वापस आकर तबस्सुम से निपटने का सोचकर उसके हाल पर छोड़ता वह अस्पताल भागा था, और अस्पताल जाकर उसकी मुलाकात उसके नाजा बच्चे की माँ से हुई थी। क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? समीर गुस्से से रुस्तम को देखकर बोला। अंदर चलो, डॉक्टर ने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रुस्तम ने अजीब सी नजरों से समीर को देखकर कहा। यार इतना फालतू वक्त नहीं, मेरे पास बोलो। बात क्या है? समीर वहीं डटकर खड़ा पूछ रहा था। तुम्हारा बेटा हुआ है और उसे एड्स की बीमारी है। और समीर पर तो यह सुनकर जैसे आसमान टूट पड़ा था। वो हैरत से फटी फटी आंखों से रुस्तम को देखने लगा। पीछे से आता डॉक्टर उन दोनों की बातें सुन चुका था। ऐसा कैसे हो सकता है? समीर को अपनी आवाज खई से आती महसूस हुई थी। माँ बाप को एड्स हुआ और तभी तो बच्चे को एड्स हुआ है, और अब आपको भी टेस्ट करवाना चाहिए ताकि हमें पता चले कि आपके पास कितना वक्त है। ये तो बहुत गंदी बीमारी है। उसके होंठ धीरे से हिले थे। तुम कौन से साफ सुथरे हो, तुम कौन से पाक हो कि तुम्हें गंदी बीमारी ना लगती? अपना चेकअप करवाओ। रुस्तम गुस्से और नफरत से कहता वहां से चला गया था।
जबकि समीर डॉक्टर के साथ टेस्ट करवाने चला गया। सर, हमारा शक सही है, आपको एड्स की बीमारी है, वो भी। लास्ट स्टेज डॉक्टर की बात सुनकर समीर की आंखों के सामने मौत नाचती नजर आने लगी थी। वह सोच भी नहीं सकता था उसे इतनी खतरनाक बीमारी हो सकती है। तुम दोनों के पास वक्त बहुत कम है। तुम लोगों ने अपना चेकअप पहले करवाया होता तो शायद हम कुछ कर सकते थे। और यह जो थोड़ी छोटी मोटी बीमारियां आती रहती हैं, बार बार इन्फेक्शन का होना, इसी बात का संकेत है कि तुम एड्स के मरीज हो चुके हो। लेकिन एड्स एक ऐसा मर्ज है जिसके बारे में मरीज को एकदम पता नहीं चलता। ये आखिरी स्टेज पर पहुंच जाता है और उस वक्त जाकर मरीज को अंदाजा होता है कि वह किस मुसीबत का शिकार हो चुका है। आजकल की नई जनरेशन कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गई है। डॉक्टर भी बिना तंज किए न रह सका। समीर बिल्कुल खामोश हो चुका था। थके थके कदमों से डॉक्टर के केबिन से बाहर निकला कि एक ही एक नर्स उसके पास आई। सर, रूम नंबर 11 में पेशेंट आपको बुला रही है। वह बिना सोचे समझे निदा के पास गया था। रो तो निदा भी रही थी, हालांकि वह कौन सी साफसुथरी थी। उसने भी अब तक अपनी पूरी जिंदगी अय्याशी में गुजारी थी और जिसका नतीजा वह भुगत रही थी। अब वह निदा को ब्लेम कर रहा था। तुम जैसी गंदी औरत की वजह से मुझे यह बीमारी हुई है। वो गुस्से से इधर उधर टहल बेबसी से दहाड़ा। मैं गंदी हूं तो तुम कौन से साफ सुथरे हो? मुझे मुंह पता है कि तुम्हारे कई लड़कियों के साथ संबंध है। वो समीर को लाजवाब कर गई थी। वह कुछ कहे बिना वापस लौट आया था, खाली हाथ, किसी हारे हुए ज्वारी की तरह घर आया तो तबस्सुम को अपने कमरे में जाए नमाज पर बैठे देखकर वो तबस्सुम के पास बैठ गया। वह शायद तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। वो रोते हुए दुआ मांग रही थी। दुआ में इस कदर मग्न थी कि उसे एहसास ही न हुआ समीर उसके पास बैठा है। वो उसकी साड़ में बैठा तबस्सुम के चेहरे को निहार रहा था। वो चेहरा जिससे उसे नफरत महसूस होती थी। पता नहीं क्यों आज वही चेहरा उसे अपनी तरफ खींच रहा था। आज उसका शिद्दत से दिल कर रहा था कि इस मासूम पाक साफ चेहरे को बढ़कर चूम ले। अगले ही पल वो उसकी गोद में सर रख गया। अपनी गोद में वजन महसूस करके तबस्सुम ने आंखें खोलकर देखा। मुझे माफ कर दो तबस्सुम, मैं तुम्हें बदसूरत कहता था तो अल्लाह ने मुझे आईना दिखाया। मैं सोच भी नहीं सकता था मुझे यह बीमारी हो जाएगी। तबस्सुम, मुझे अर्स हो गया। वह बेबसी की इंतहा पर था और तबस्सुम को अपना दिल रुकता महसूस हुआ था। लाख नफरत सही, लेकिन फिर भी वो उसका शौहर था। अच्छा है तू मेरे करीब नहीं आई। मेरे जैसे गंदे इंसान को तुम डिजर्व नहीं करती। वो आंसू साफ करते उठा और फिर बिना तबस्सुम की तरफ देखे वहां से गैलरी में चला गया। वह बोलना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस पर आसमान टूट पड़ा हो। लाख नफरत सही, लेकिन थी तो उसकी बीवी, एक जायज रिश्ता था और इस रिश्ते में खुद बखुदा पैदा होते हैं। आंखों से न जाने कितने आंसू टूटकर गालों पर फिसर पड़े थे। जाय नमाज वैसे ही छोड़कर वो गैलरी में आई थी जहां समीर खान खड़ा चांद को देख रहा था, जो हमेशा गुस्से से बात करता था। आज उसकी आंखें नम थीं। वो रो रहा था। मौत ने उसे बेबस कर दिया था। जिंदगी में किए जाने वाले सारे गुनाह किसी फिल्म की तरह उसके सामने चल रहे थे। वह अपनी आंखें साफ करके पलटा तो सामने खड़ी तबस्सुम को देखकर मुस्कुराया। तबस्सुम की आंखों में आंसू चमक रहे थे। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। एक बदकिरदार इंसान तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा, खुशियां मनाओ कि तुम पाक हो। तुम्हें मुझ जैसे नापाक इंसान ने नहीं छुआ। सही है, बहुत बुरा हूं मैं। अल्लाह ने मुझे सजा देकर सबक सिखाया। मेरे जैसे इंसान को तो मर। अभी वो बोल ही रहा था कि वह तड़प कर उसके पास आई थी और उसके लबों पर हाथ रख दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था कि आप मुझसे वो अभी बोल रही थी कि उसे कल रात वाली बात, कल रात वाली दुआ याद आई थी। वो ना में सर हिलाती रोते हुए मुंह मोड़ गई। उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था कि उसकी दुआ इस तरह पूरी हो जाएगी। हाँ, वो उससे दूर होना चाहती थी, वह चाहती थी वो कभी उसे ना छुए, लेकिन यह सब कुछ नहीं चाहती थी उसे कुछ हो। तुम बहुत साफ दिल हो, तुम पाक साफ हो। एक कैसे इंसान के लिए रो रही हो जो तुम्हारा गुनहगार है? चलो, मेरी नफरत में तुम्हारा तो फायदा हुआ कि तुम्हें यह बीमारी नहीं हुई जो मुझे है। वो दर्द से मुस्कुराया और उसे वहीं छोड़कर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। तबस्सुम अपनी सिसकियां दबाती पीछे आई थी और बेड पर बैठ गई।
वह बुज्जू बनाकर बाहर आया था। वह पहली बार अपने रब के सामने नहीं खड़ा था। आंखों से आंसू टूटकर बाहर आए थे। देखते ही देखते उसकी हिचकियां बंद गई थी। वह अपने सब गुनाहों की अपने रब से रो रो कर माफी मांग रहा था। वह किसी बच्चे की तरह रो रहा था, जबकि तबस्सुम को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था। वो उसके पास आकर बैठ गई। आप एक बार हो सकता है आप ठीक हो जाएं। प्लीज इस तरह ना रोएं। अल्लाह ने चाहा तो आप सेहतमंद हो जाएंगे। वो रोते हुए बोली थी। नहीं तबस्सुम, वक्त गुजर चुका है। अब यह मुमकिन नहीं। मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त बचा है। ये इंसान भी कितना अजीब होता है। जब मौत सामने आती है तभी अपने रब को याद करता है, वरना अपने गुरूर में हमेशा चूर रहता है कि अपने रब को भुला देता है। वह बेबसी की इंतहा पर था। उसे हंसी आ गई। हमारा रब बहुत अच्छा है। माफ करने पर आए तो एक तवाफ को माफ कर दे। आप तो फिर भी उसके बंदे हैं जो उसके सामने अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। अल्लाह पाक ने कहा है, चाहे तुम्हारे गुनाह जमीन से आसमान तक हो, एक बार अगर तुम मुझसे सच्चे दिल से तौबा कर लो तो मैं तुम्हारे सरस गुनाह माफ कर दूंगा। बस आप उम्मीद ना हारे और अपने रब से अपनी जिंदगी की सेहत के लिए दुआएं मांगे। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ताकि उन्हीं गुनाहों में दोबारा ढस चला जाऊं। अब जिंदगी नहीं चाहिए तबस्सुम, बस रब से माफी चाहिए। तुम तो रब की पाक बंदी हो। दुआ करो, न मेरे लिए कि वह मुझे माफ कर दे। तुम बिल्कुल पाक हो, किसी फूल की तरह, एक आईने की तरह साफ रब से। कुछ मांगो तो तुम्हें यकीनन दे देगा। वो तबस्सुम का हाथ पकड़े बेबसी से बोला था। आप ये बोलकर मुझे तकलीफ ना दें। उसने अपने आंसू पहुंचे और उठकर वह कुरान शरीफ ले आया। तो वह बस उसे देखे गई इंसान अपने मुश्किल वक्त में ही अपने रब को याद करता है। देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए थे। उस रात तूफानी बारिश हो रही थी। कमरे में समीर का खांस खांस कर बुरा हाल था। इन 2 महीनों में तबस्सुम ने न जाने कितनी इबादत की थी, कितनी दरगाहों पर गई थी। रो रो कर अपने रब के सामने समीर की जिंदगी की दुआ मांगी थी। आज भी वह अपने रब के सामने खड़ी उस इंसान के लिए रो रही थी जिसने उसे अपनी जिंदगी में कभी वो जगह ना दी जिसकी वह हकदार थी। समीर ने दुलाई आंखों से एक नजर तबस्सुम की तरफ देखा और फिर छत को घूने लगा। आंखें बंद होने लगी थी। लव हरकत में आए और देखते ही देखते उसकी रूह उसके बदन से परवाज कर गई। कितनी चाहत की थी उसने अपने लिए जिंदगी मांगी थी, क्योंकि वह तवा से माफी मांगना चाहता था। उसके साथ उसकी संगत में जिंदगी जीना चाहता था। वो खुशियां देना चाहता था जिन खुशियों से उसने तबस्सुम को दूर कर दिया था। कुछ ही पल लग गए थे उसकी रूह निकलने में। तबस्सुम नमाज पढ़कर उसके पास आई और हमेशा की तरह उसे सोया हुआ पाकर उसके ऊपर कुछ आयतें पढ़कर फूंकने लगी। समीर खान हमेशा तबस्सुम के साथ खुद भी तहज्जुद पढ़ता था। 2 महीने से यही होता आया था। आज भी वो उसे उठा रही थी। एक बार आवाज देने पर वह नहीं उठा, बिल्कुल खामोश लेटा रहा। आंखों के कोने नम थे, शायद जाग रहा था। तबस्सुम ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों के कोने अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ कर दिए, ये जाने बिना कि वह तो कब का इस दुनिया से जा चुका है। बस अब बेजान शरीर पड़ा था। वो फिर से उसे हिलाने लगी। हाँ, वो खांस रहा था। तबस्सुम को याद आया, अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसे खांसी आ रही थी, लेकिन ये उठ क्यों नहीं रहा। तबस्सुम उसके पास बैठ गई और हाथ की नब्ज पकड़ी। तबस्सुम ने बेयकीनी से नाम में सर हिलाया था। फिर वो चीख मारकर रो पड़ी थी। उसके रोने की आवाज सुनकर सकीना बेगम कमरे में आई थी। वो सब कुछ अच्छे से जानती थी। वो भी अपने बेटे के लिए दुआ करती थी। इन 2 महीनों में समीर को बदलते देखा था उन्होंने। वो सिर्फ अपने घर का होकर रह गया था। कमरे से निकलता तो घर में मौजूद बगीचे में टहलता और वापस कमरे में चला जाता और बस अपने खुदा को याद करता रहता। बस बेटा रोना नहीं। मेरे बेटे की जिंदगी शायद इतनी ही लिखी थी। काश मैंने उसे गुनाहों के दलदल में फंसने से बचा लिया होता। काश मैं उसे वह जिंदगी दे सकती जो हर माँ अपने बेटे को देना चाहती है। दौलत, शोहरत सब दे दिया, न दे सकी तो उसे अच्छी परवरिश। वो बेबसी से रोते हुए तबस्सुम को अपने सीने से लगाए बैठी थी। अपने जवान बेटे का जनाजा उन्होंने अपनी आंखों के सामने उठ देखा था। उन्होंने कितनी दुआएं मांगी थी कि उनकी उम्र भी उनके बेटे को लग जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। समीर खान के मरने के बाद सकीना बेगम ने
तबस्सुम को कहीं ना जाने दिया। वह उसे अपनी बेटी मानती थी और तबस्सुम ने भी अपने पापा को कह दिया कि वह यहीं रहेगी। अब अपनी बेटियों की तरह वो उसे अपने पास रखती थी, उसकी जरा सी तकलीफ पर तड़प पड़ती। सकीना बेगम बिल्कुल पागल सी हो गई थी। समीर खान की याद में तड़पती रहती, कभी कभी बड़बड़ा कि मेरा समीर खान वापस आएगा। उसे बुलाती, अपने पास बुला, उससे माफी मांगती कि बेटा तेरी मौत की जिम्मेदार मैं हूं, मैं तुझे अच्छी परवरिश ना दे सकी, मैंने तुझे गुनाहों में धकेल दिया, अपनी माँ को माफ कर देना। उनकी हालत देखकर तबस्सुम भी रोने लगती और एक दिन सकीना बेगम ने उसे एक नंबर दिया कि मुझे इस नंबर पर कॉल लगा कर दो, मुझे अपने बेटे से बात करनी है। जबकि तबस्सुम हैरानी से सकीना बेगम को देखने लगी। मम्मी जी, मरने वालों से बातें नहीं होती। समीर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मैं जानती हूं बेटा, समीर इसमें नहीं है, लेकिन मेरा एक बेटा और है। जब समीर था तब मुझे उसकी कमी इतनी महसूस नहीं होती थी, लेकिन समीर के जाने के बाद मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी है। और पहली बार तबस्सुम को पता लगा कि उनका एक बेटा और है। उसने नंबर लगाकर दिया। वह अपने छोटे बेटे से बात करने लगी। वो उन्हें वापस आने के लिए कहने लगी, लेकिन वह तो जैसे अपनी माँ का इम्तिहान लेने पर तुला था। वह वापस नहीं आ रहा था, उनसे नाराज जो था। लेकिन भाई के मरने की खबर और माँ के टूटकर बिखर जाने की खबर पर वो उसका मन पिघल गया था। अब वो रोज कॉल करता था, तबस्सुम से भी बात हो जाती थी और अपनी माँ से भी। एक दिन कहने लगा, मम्मा मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा। और यह खबर सुनकर सकीना बेगम खुश हो गई थी। मम्मा, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ, कहो, उसकी हिचकिचाहट ने। पर सकीना बेगम सोच में पड़ी थी। मम्मा, भाई जिस बीमारी से मरे थे तो क्या आपको नहीं लगता कि भाभी की भी जांच ये बात अधूरी छोड़ गया था? जबकि सकीना बेगम ने गहरी सांस ली थी। उसकी जरूरत नहीं है। जीशान क्योंकि ने कभी तबस्सुम को हाथ नहीं लगाया था। वो उसे नफरत करता था, उसे उसका हक नहीं दिया था। ये कहते कहते उनकी आंखों से आंसू फिसल पड़े थे और जिशा ने एक गहरी सांस लेकर रह गया था। उसे उस मासूम सी लड़की से हमदर्दी होने लगी थी। कितना कुछ झेला था उसने चुपचाप बिना किसी शिकायत के। अब तो तबस्सुम से कुछ ज्यादा ही बातें करने लगा था। कभी वॉइस कॉल, कभी मैसेज, तो कभी वीडियो कॉल। सकीना बेगम ने जब जीशान की दिलचस्पी तबस्सुम में देखी तो उन्होंने एक फैसला कर लिया। बस अब उन्हें जीशान के वापस आने का इंतजार था। वह जानती थी उन्होंने तबस्सुम के साथ ज्यादती की है और वह उसकी भरपाई करना चाहती थी। सुबह किचन में अपने काम में बिजी थी कि हवेली के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज पर चौंकी। पहले तो कभी उनकी हवेली में कोई न आया था। सकीना बेगम खुद ही सारा कारोबार संभाले हुए थी और आज तो उनकी छुट्टी थी। वह अपने कमरे में आराम कर रही थी। वह फिर कौन आ गया? वह अपना काम छोड़कर नेपकिन से हाथ साफ करती किचन से बाहर निकली। हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ी तो सकीना बेगम पहले से वहां मौजूद थी। आंखों में आंसू लिए दरवाज के साथ खड़ी बाहर देख रही थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ। वह अभी बोल ही रही थी कि तभी बड़े बड़े कदम उठाता वह हवेली का दरवाजा पार कर गया था। अब अपनी माँ को सीने से लगाए, उन्हें ऊपर उठाए गोल गोल घुमा रहा था। तबस्सुम हैरत से अपने सामने खड़े जीशान को देख रही थी। कितना अलग था, वीडियो कॉल से तो बिल्कुल अलग था। वो तो उसे छोटा बच्चा समझती थी, लेकिन वो तो उससे भी लंबा और उससे भी बड़ा था। वो न जाने किन बातों की शिकवा शिकायतें करने में बिजी था। लेकिन तबस्सुम तो बस जीशान के चेहरे में कहीं होश ही गई थी। उसे पता नहीं क्यों एक झिझक ने घेर लिया था। पहले तो वो उससे काफी बातें कर लिया करती थी। न जाने क्या सोचता होगा। वो तबस्सुम के बारे में यह सोचकर ही उसे झिझक आने लगी थी। जीशान बिल्कुल म्यूज की कॉपी था। होता भी क्यों ना, दोनों जुड़वा ही तो थे। सकीना बेगम ने कभी तबस्सुम से अपनी इस बेटे का जिक्र ना किया था। वह शादी में भी नहीं आया था। समीर के मरने के बाद ही उन्होंने इसका जिक्र किया था और वह तो हैरान रह गई थी। वह कनाडा में रहता था, भाई के मरने पर नहीं आया था। उसने अपनी माँ की आंखों के आंसू पछे, ममा आज के बाद आप बिल्कुल नहीं रोएंगी समीर भाई, जिंदा हैं मेरी सूरत में और हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्होंने जो गुनाह किए थे अल्लाह ने उन्हें उनकी सजा दी है, लेकिन मुझे उम्मीद है
अल्लाह ने उन्हें माफ भी कर दिया होगा क्योंकि उन्होंने सच्चे दिल से माफी मांगी थी। सकीना बेगम ने अपने आंसू पोंछ लिए थे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो तबस्सुम के पास आया, अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। तुम जिसे छोटा कहती थी, देखो कैसा लगा ये जानकर कि एक छोटा सा बच्चा तुमसे उम्र में भी बड़ा है और कद में भी वो उसे छेड़ रहा था। तबस्सुम ने तिरछी नजर करके उसे देखा, जबकि उन दोनों को साथ खड़ा देखकर सकीना बेगम हल्के से मुस्कुराई थी। वो एक फैसला कर चुकी थी, अब उसमें देर नहीं करना चाहती थी। वह आज खाने की टेबल पर ही बात खत्म कर देना चाहती थी और ऐसा ही हुआ था। उन्होंने खाने की टेबल पर जब अपनी बात रखी तो तबस्सुम का दिल धक से हुआ था। वह बस सर झुकाए बैठी थी। उसे तो कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन वह एक विधवा थी और जीशान ने भी अभी शादी नहीं की थी। आखिर वह कैसे मुझसे शादी के लिए मानता? लेकिन जीशान के अल्फाज सुनकर वह हैरान हुई थी कि उसे भी कोई राज न था। लेकिन क्यों क्यों वो एक बेवा से शादी कर रहा था? जीशान के लफ्जों पर वह हैरान थी। जब उसने कहा कि मम्मा, मैं खुद आपके सामने यह बात रखना चाहता था कि मैं तबस्सुम से शादी करना चाहता हूँ। उसने एक नजर उठाकर तबस्सुम की तरफ देखा, जो हैरानी से उसे ही देख रही थी। मुझे खुशी होगी अगर मैं तबस्सुम की जिंदगी में खुशियों के रंग बिखेर सकूं। तबस्सुम, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं ना? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था और उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े थे। उसने अपना सर झुका लिया। उसके हाथ ही सकीना बेगम और जीशान खुश हो गए थे। अगले ही दिन बहुत ही सादगी से दोनों का निकाह कर दिया गया था। जीशान उसे वह खुशियां देने की सोच रहा था जिसकी वह हकदार थी, और अपनी इस नई जिंदगी को पाकर तबस्सुम बहुत खुश थी। कभी कभी समीर के लिए दुख होता था, लेकिन होने को कौन टाल सकता था? शायद उसके नसीब में यही लिखा था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई ई कहानी में।